morning, students. This is your VIJAY NANGIA, sir. Students, today we will discuss about the fresh topic of class 11th accounts. बेटे अब आप लोग क्लास 11th में आ गए हैं. अब आप लोग कॉमर्स स्ट्रीम में ये अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. हम लोग सोचते हैं बेटे कि ये अकाउंट्स हम लोग ये पहली बार पढ़ रहे हैं. नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है. हम लोग इसको ना सिर्फ पहले कर चुके हैं और अब हम उसको प्रैक्टिकली अब हम उसको सीखेंगे. देखो बेटा, अकाउंट्स लैंग्वेज है मनी का. अकाउंट समझता है मॉनेटरी लैंग्वेज. इट सिंपली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ मनी. इट टेक्स द क्वेश्चंस इन मनी एंड गिव यू द आंसर्स इन मनी. पर बेटे क्या है कि हम अकाउंट्स जो घर से करना सीख रहे हैं वो है एक बेसिक. बट जब हम इसको एक प्रोफेशनल फॉर्म में या एक प्रैक्टिकल फॉर्म में, स्पेशलाइज्ड फॉर्म में लेके आया जाते हैं तो ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का नाम ले लेता है. तब हम इसको अकाउंटेंसी कहते हैं. देखो बेटा, घर पे एक नॉर्मल हिसाब लिखना, घर पे एक किचन का हिसाब लिखना, मंथली बजट बनाना है बेसिक अकाउंट्स. बट हम उसी चीज़ को जब एक प्रोफेशनल फॉर्म में, किसी कंपनी के फॉर्म में जब मेंटेन करते हैं तो वो हो जाता है प्रोफेशनल अकाउंटेंसी के फॉर्म में. देखो बेटा, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उनके बेसिक टर्म्स को सीखना होता है. राइट? बेसिक टर्म्स यानी कि कीवर्ड्स को सीखना होता है, जो किसी भी सब्जेक्ट की बैकबोन होता है. बेटे जैसे कि आप लोग म्यूज़िक सीखने के लिए जाते हो तो म्यूज़िक सीखने के लिए सबसे पहले आपको उनके इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे आप अगर म्यूज़िक सीख रहे हो, वोकल सीख रहे हो तो आपको पहले सारे गामा पादा निसा सिखाया जाता है. उसके बाद ही किसी भी चीज़ पे आगे बढ़ा जाता है. वैसे ही बेटे अकाउंट्स है. अकाउंट्स में सबसे पहले हम बात करेंगे कीवर्ड्स के बारे में. उसके बाद हम इसके और आगे एडवांस स्टेजेस की तरफ चलेंगे. देखो बेटा, किसी भी केस में अकाउंट जो सब्जेक्ट्स होता है, अकाउंट्स जो बनाया जाता है वो बिजनेस फॉर्म में यानी कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है. सबसे पहले किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए हमें एक पैसा चाहिए होता है, या सबसे पहले हमें किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल स्टेजेस में एक जो पर्सन होता है जो बिज़नेस को स्टार्ट करता है वो भी होता है. तो आज हम पहले दो वर्ड्स के बारे में बात करेंगे. The person who starts the business or the person who invests the money into the business is the proprietor or the owner of the business. Suppose हम ये assume करते हैं कि ये एक firm है, ठीक है, और इस firm में एक proprietor ने यानी कि owner ने पैसा invest किया है. right? Owner यानी कि proprietor. Owner or the proprietor is the person who invest money into the business. ये वो इंसान होता है जो बिजनेस को स्टार्ट करता है, और वो अमाउंट जो बिजनेस के अंदर में वो इन्वेस्ट करता है हम बेटे उसको नाम देते हैं कैपिटल. तो हमने बेटे दो वर्ड्स के बारे में सीखा. कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस. राइट, ठीक है. अब ये बात कर रहे हैं हम फर्म यानी कि कंपनी. सपोज आदित्य ने एक कंपनी खोली, आदित्य एंटरप्राइजेस के नाम से. तो यहाँ आदित्य वो इंसान है जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया, और सपोज आदित्य ने बिजनेस में लगाए 10 लाख रुपीज़. राइट, चलिए ठीक है. अब देखिए, कोई भी बिजनेस ऐसे तो नहीं स्टार्ट होगा ना, उसके लिए हमें कुछ उसमें डालना पड़ेगा. सपोज हम गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं. गारमेंट्स को सबसे पहले हम खरीदेंगे, उसके बाद ही तो बेचेंगे. देखो बेटा, जब हम गारमेंट्स को खरीदते हैं यानी कि जिस प्रोडक्ट में हम डील करते हैं, जब हम उसको खरीदते हैं तो अकाउंट्स ने उसके लिए एक अलग से वर्ड स्पेसिफाई किया है, परचेजेस. क्या वर्ड स्पेसिफाई किया है? परचेजेस. राइट. देखो बेटा, किसी भी केस में परचेज होता है, वही गुड्स हम आगे सेल करते हैं. जब हम उनको बेचते हैं तो हम कहते हैं सेल्स. राइट. देखो बेटा, बिजनेस तो बिजनेस है. कैश पे भी होता है, क्रेडिट पे भी होता है. क्रेडिट का मतलब होता है उधार. देखो, जब आप किसी इंसान को जानते हो, पहचानते हो, और वो आपसे सामान लेके जा रहा है और पैसे आपको बाद में देगा, तो आप उसको मना नहीं करते हो. तो जब वो पैसे आपको बाद में देगा तो हम उसको क्रेडिट कहते हैं. चलिए इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं. सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट किया गारमेंट्स का. आपने अपने सप्लायर को कैश दे दिया और गुड्स परचेज कर लिए. उसे हम नाम देंगे बेटा कैश परचेजेस का. क्या नाम देंगे? कैश परचेजेस का. राइट. सपोज आपका सप्लायर आपका नोन पर्सन है जिससे आप गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हो यानी कि उधार परचेज करते हो. उसके पैसे आप उसको बाद में देते हो, तो उसको क्या नाम देंगे हम? क्रेडिट परचेजेस का. क्या नाम देंगे बेटा? क्रेडिट परचेजेस का. राइट. सिमिलरली ऐसे ही आप सेल्स भी करते हो. तो जब आप गुड्स को सेल करते हो, सपोज आपने अपने कस्टमर्स को सामान बेचा और उससे पैसे ले लिए, तो उसको हम नाम देते हैं बेटा कैश सेल्स का. क्या नाम देंगे? कैश सेल्स का. राइट.
सपोज वही सामान आप अपने नोन पर्सन को बेचते हो और वो आपका शायद फ्रेंड है, मे बी वो आपसे कहता है कि मैं सामान आज ले जाता हूँ, पैसे आपको मैं बाद में दूंगा, राइट? तो उसको हम नाम देंगे बेटा क्रेडिट सेल्स का। क्या नाम देंगे? क्रेडिट सेल्स का। इज इट क्लियर टू यू? और जिस इंसान को, जो आपका कस्टमर है, जो आपसे सामान उधार लेके जा रहा है और जो पैसे आपके बाद में देगा, उसको हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में नाम देंगे डेटर का। क्या नाम देंगे बेटा? डेटर का, राइट? सिमिलरली ऐसे ही जिससे सामान आपने परचेज करा है उधार, जिसकी पेमेंट आप बाद में देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? क्रेडिटर का, राइट? द पर्सन हु सप्लाइज द गुड्स ऑन क्रेडिट टू द फर्म इज नोन एज अ क्रेडिटर। अब देखो बेटा, कई बार ऐसा भी होता है कि एक कस्टमर आपसे सामान लेके जा रहा है, आपसे 4 या 5 पीसेस लेके गया, सपोज वो 4-5 शर्ट्स लेके गया, उसमें से कोई एक शर्ट डिफेक्टेड निकल के आ गई, तो वो आपको वापस करेगा वो शर्ट, राइट? जब आपने उसको गुड्स बेचे थे तो वो थे सेल्स, आज जब वो आपको सामान वापस करके जा रहा है तो डैट इज योर सेल्स रिटर्न, राइट? क्या है? सेल्स रिटर्न। अब वही सामान आप अपने पास तो रखोगे नहीं, आप अपने सप्लायर को वापस कर दोगे, राइट? तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा? परचेजेस रिटर्न्स का। परचेजेस रिटर्न्स का, ओके? देखो बेटा, सेल्स रिटर्न में दो बातें हुई। सेल्स रिटर्न में गुड्स जो हैं वो आपकी फर्म यानी कि आपकी कंपनी यानी कि आपकी शॉप में वापस आए हैं, तो हम इसको सेल्स रिटर्न के अलावा रिटर्न्स इनवर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रिटर्न्स इनवर्ड। सिमिलरली ऐसे ही जब ये गुड्स आप अपने सप्लायर को वापस करते हो जिससे आपने परचेज किया था, परचेज रिटर्न्स तो आप कहोगे ही कहोगे। अगर हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गुड्स वापस जा रहे हैं यानी कि बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम नाम रिटर्न्स आउटवर्ड का भी देते हैं। किस चीज़ का देते हैं बेटे नाम? रिटर्न्स आउटवर्ड का। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। देखिए, अब ये तो हुई बेटा बिजनेस की बातें जिसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में डिस्कशन करा, ठीक है? अब हम लोग कुछ और आगे टर्म्स के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, किसी भी बिजनेस को दो बातों को समझना ज़रूरी होता है। बिजनेस में दो चीज़ें आती हैं, एक तो वो अमाउंट जो कैपिटल जो कि प्रोप्राइटर डालता है बिजनेस में, ठीक है? दूसरा, कई बार हम बाहर से उधार भी लेते हैं, राइट? जिसको हम नाम देते हैं लायबिलिटीज़ का, और इन सबको मिला के बन जाता है एसेट्स का। जैसे बेटा केमिस्ट्री में आपकी एक इक्वेशन होती है वाटर की या और भी चीज़ें जो आप लोगों ने क्लास 10th में आप लोगों ने सीखी। अब आप लोग तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपके पास तो अकाउंट्स है, तो यहाँ पे बेटा एक छोटी सी इक्वेशन है जिसको हमें समझना ज़रूरी है। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट? तो इसमें हमने ये तो समझ लिया कि कैपिटल क्या है। कैपिटल इज द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। अब बेटे बात करेंगे एसेट्स के बारे में और बात करेंगे लायबिलिटीज़ के बारे में। बात करते हैं यहाँ पे लायबिलिटी के बारे में। लायबिलिटी का मतलब इन सिंपल वर्ड्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी। देखो बेटा, कई बार आपने सुना होगा कि यू आर लायबल। लायबल फॉर व्हाट? आप इसके लिए जिम्मेदार हो। हम यहाँ पे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अकाउंट्स का, हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं मनी का, तो जब बात अकाउंट्स की है और बात लायबिलिटी की है, लायबिलिटी तो है यानी कि जिम्मेदारी, बट यहाँ पे आ गई पैसे की जिम्मेदारी यानी कि पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लायबिलिटी वर्ड डिराइव्स फ्रॉम द लायबल। यू आर लायबल, यू आर लायबल टू पे, राइट? यू आर लायबल टू पे, आपने पे करना है। तो इसमें आपने बेटा लायबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज ऑफ नॉन करंट लायबिलिटी, सेकेंड इज योर करंट लायबिलिटी। इससे पहले मैं आपको जरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी से पहले, एक्सप्लेन करने से पहले, आप एक बात जानते हो कि आपका ईयर जो स्टार्ट होता है वो कब से स्टार्ट होता है? ठीक है, आप कहेंगे जनवरी में स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है। बच्चे ठीक है, जनवरी में स्टार्ट होता है, दिसंबर में एंड होता है, बट दिस इज कैलेंडर ईयर, राइट? अकाउंट्स हैज इट्स ओन ईयर विच इज नोन एज अ फाइनेंशियल ईयर, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April and ends on 31st of March next year। जैसे 1st अप्रैल 2017 में स्टार्ट हुआ था और 2018 में एंड हुआ था,
उसके बाद 2018 में स्टार्ट हुआ और 2019 में ये एंड होगा। कैसे बेटे, ये ईयर आप ना सिर्फ जानते हैं बल्कि ये चीज़ आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं। याद करिए अपना सेशन क्लास 10th का कब स्टार्ट हुआ था? राइट, अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, एग्जाम्स मार्च में हुए थे। सिमिलरली सेम ऐसा ही सेशन आपका 9th में स्टार्ट हुआ था, वो भी अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और मार्च में एंड हुआ था। इंडिया में हर कंपनी, हर फर्म, हर स्कूल, हर ऑर्गेनाइजेशन इसी फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। आपने सुना भी होगा कि 31 मार्च आ गया है, इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करनी है, तो वो यही वाली बात का इंडिकेशन है कि पुराना ईयर अकाउंट्स का खत्म हो रहा है और नया ईयर आपका फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी के बारे में। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि लाइबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे। नाउ व्हाट इज करंट लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी इज द लाइबिलिटी which you have to pay within a period of 1 year, right? Within a period of 1 year. Is it clear to you? And non-current liability is the liability which you can pay even after a period of 1 year, more than 1 year, in current assets, right? Non-current assets are those assets which are not meant for the resale purpose. याद रखिएगा, नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको बिजनेस कभी भी सेल आउट करने के लिए नहीं खरीदता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस आप कर रहे हैं गारमेंट्स का, तो गारमेंट्स का बिजनेस करने के लिए सपोज आपने एक शोरूम खरीदा, आपने उसमें वुडवर्क कराया। ये आपने इसलिए तो कराया क्योंकि आप शोरूम पे गुड्स रख के आप बेचेंगे, और आपने वुडवर्क इसलिए कराया क्योंकि आप उसमें सारा डिस्प्ले करेंगे, राइट? और इसके बाद आपने अपने गारमेंट्स का स्टॉक खरीदा और उसको बेचा। देखो बेटा, इसका एग्जांपल इसमें आ गया आपका, जो आपने शोरूम खरीदा और जो आपने वुडवर्क करवाया, वो इसका एग्जांपल है कि दैट दे आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल पर्पस। ये तो आपने इसलिए करवाया क्योंकि आप इस पर रख के आप अपने गुड्स को बेचेंगे। करंट एसेट्स कौन से हो गए? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ कैश इमीडिएटली विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ? स्टॉक, गारमेंट्स आपने क्यों खरीदे थे? क्योंकि आप उसको खरीद के आप उसको आगे बेचेंगे, राइट? ठीक है बेटा, तो अब हमने एसेट्स के बारे में सीखा, नॉन करंट, करंट। इसमें नॉन करंट एसेट्स में मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज बताना चाहूंगा। नॉन करंट एसेट्स भी दो तरीके के हो गए आपके। पहला हो गया आपका टैंजिबल, जो आपको दिखाई देते हैं। दूसरा हो गया आपका इनटैंजिबल, जो आपको दिखाई नहीं देते। देखो बेटा, टैंजिबल में आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, राइट? फर्नीचर, फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आपके शॉप वगैरह पे लगे। इनटैंजिबल एसेट्स में आपका आ गया गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, सॉफ्टवेयर, फॉर्मूला, डिज़ाइन, रेसिपी। इनके बारे में हम डीपली बेटे आगे पढ़ेंगे। अभी जैसे आपने एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप समझे, आप गुडविल क्या होती है बेटा? गुडविल इज अ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी विच ब्रिंग्स योर ओल्ड कस्टमर टुवर्ड्स यू, राइट? एंड पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। देखो बेटा, कॉपीराइट की बात अगर हम करें, जैसे अगर आपके पास अपनी बुक्स हैं जो किसी राइटर ने लिखी हैं। देखो, राइटर बुक लिखता है और पब्लिशर उस बुक को पब्लिश करके मार्केट में सेल आउट करता है। तो राइटर ने कॉपीराइट्स दे रखे हैं अपने पब्लिशर को कि वो बुक प्रिंट करके मार्केट में सेल करेगा और उसके बदले में जो पैसा आएगा वो आपस में एक पर्टिकुलर रेशियो में बांट लेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। सपोज आप सलमान खान कोई मूवी बनाता है, और सलमान खान ने जितने भी मूवीज़ बनाई हैं, सपोज वो उसने राइट्स दे दिए सोनी चैनल को या कलर्स को अपनी मूवी को दिखाने के लिए, तो इसके बदले में उसको पैसा मिलता है ना, तो दिस इज़ द कॉपीराइट। रेसिपी की अगर हम बात करें, संजीव कपूर खाना खजाना के नाम से चैनल चलाता है, राइट? अब वो आपको शाही पनीर बना के तो नहीं बेच रहा है ना, वो सिर्फ आपको शाही पनीर बनाने की रेसिपी सेल कर रहा है। समझ आ रहा है ना, राइट? तो इसी तरीके से हम लोग आगे इन टर्म्स को और आगे डिस्कस करते रहेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं बेटा। बात करते हैं कुछ और टर्म्स के बारे में। देखो बेटा, बिजनेस में कोई भी चीज़ अपने आप नहीं चलती है, बिजनेस में कुछ खर्च करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आपने सपोज शोरूम रेंट पे ही ले लिया। अब देखो बेटा, पहला दिन तो ऐसा नहीं होगा ना कि आपके शॉप खरीदते के साथ ही आपके पास सेल हो जाएगी आपकी।
आपकी सेल हो जाएगी, आपके पास कस्टमर आ जाएगा। नहीं बेटा, इनिशियली तो आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। इनिशियली आपको रेंट भी देना है, आपको सर्वेंट को सैलरी भी देना है, तो वो हो जाता है बेटा एक्सपेंस। कोई भी बिजनेस बिना एक्सपेंस किए नहीं चलता। जब तक आप खर्चा ही नहीं करोगे, कमाओगे कैसे? चलो जी, अब आपने खर्चा कर दिया, अब आपने कमाना शुरू कर दिया। नाउ दिस इज नोन एज अ इनकम, राइट? दिस इज नोन एज अ इनकम। देखो बेटा, हर एक के इनकम के डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है। एक बंदा जो जॉब करता है उसको मिलती है सैलरी, राइट? और एक बंदा जो लैंडलॉर्ड है उसको मिलता है बेटा रेंट, राइट? एक बंदा जो मनी लेंडर है उसको मिलता है बेटा इंटरेस्ट, राइट? एक कोई प्रोफेशनल है, डॉक्टर, लॉयर, सीए, उसको मिलती है बेटा फीस, राइट? हम लोग टीचर्स हैं, हम लोगों को भी फीस मिलती है। वी आर ऑल्सो इन द प्रोफेशनल कैटेगरी। उसके बाद कोई बंदा बिजनेस करता है, उसको मिलता है प्रॉफिट। इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं इनकम। आप किसी भी जगह पे पूछे, कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि आपका इनकम सोर्स क्या है, तो जो बंदा जॉब करता है वो कहता है सैलरी है। जो बंदा लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है जी मेरे को तो रेंट आता है। इसी तरीके से सब लोग कहते हैं उनका इनकम सोर्स क्या है। कॉमन वर्ड इसको जो हम कलेक्टिव यूज करते हैं, दैट इज द इनकम, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं बेटा हम बिजनेस की। बिजनेस में बेटा प्रॉफिट होता है, राइट? प्रॉफिट बेटे दो तरीके का होता है। एक होता है बेटा ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है बेटा नेट प्रॉफिट, राइट? ग्रॉस प्रॉफिट, देखो बेटा, हमने सिंपल वर्ड्स में किसी भी सामान को 1000 रुपीज़ का खरीदा, हमने बेटा उसको 1800 रुपीज़ का बेचा, राइट? बड़े खुश हैं हम कि हमने 800 रुपये कमा लिए, ठीक है बेटा? ऊपर से देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने 800 रुपीज़ अर्न कर लिए। दिस इज नोन एज अ ग्रॉस प्रॉफिट। बट बेटा अभी आपने इसमें यह देखना है कि इस 800 रुपये में आपने क्या किया होगा। इस 800 रुपये को कमाने के लिए आपने फ़ोन भी किया होगा सप्लायर को चेक करने के लिए गुड्स हैं कि नहीं, फिर आपका सर्वेंट लेके आया होगा, या आपने गुड्स को मंगाया होगा रिक्शा पे या किसी चीज़ पे जिसका आपने किराया वगैरह भी दिया होगा। सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं कि उन सब का टोटल एक्सपेंस लग गया 300 रुपीज़, ठीक है? एक्सपेंस 300 रुपीज़। तो जो आपके हाथों में लास्ट में 500 रुपीज़ बचे, दैट इज़ योर नेट प्रॉफिट, राइट? तो इसलिए याद रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेल प्राइस विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट, एंड फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट whatever expenses you spend, you have to deduct those expenses, and whatever the left in the hands in last will be your net profit, जिसे हम अगर हम बनिए की लैंग्वेज में या बिजनेस की लैंग्वेज में बोलें तो बेटा हम इसे कहते हैं शुद्ध लाभ, राइट? चलिए हम कुछ टर्म्स के बारे में और डिस्कस करेंगे। बेटे गाड़ी आपने नई खरीदी, राइट? वो गाड़ी है आज की डेट में 10 लाख रुपए की। अब आप मुझे ये बताओ, वो गाड़ी अगले साल या कुछ महीनों के बाद, उस पर्टिकुलर गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत घटेगी या बढ़ेगी? राइट, घटेगी। वो हो जाएगी बेटा 8 लाख रुपए, ठीक है? तो अब ये जो 2 लाख रुपए कम हुआ, 2 लाख रुपए कम हुआ, वो होगा आपका बेटा डेप्रिसिएशन। 2 लाख रुपीज़ जो आपका होगा बेटा, वो होगा आपका डेप्रिसिएशन, राइट? इज इट क्लियर टू यू? समझ आई बेटे बात? ठीक है। अब बेटे इसके एक चीज़ के बारे में और डिस्कशन करेंगे। हमने किसी से पैसे लेने होते हैं, राइट? मैंने आपको इनिशियल स्टेजेस में बताया था, हम उस इंसान को कहते हैं बेटा डेटर। क्या कहते हैं बेटा? डेटर, ठीक है? सपोज हमने उससे लेने हैं 10,000 रुपीज़। कितना लेना बेटा? 10,000 रुपीज़, ओके? 10,000 रुपीज़। अब वो इंसान कहता है कि आई विल ओनली पे यू रुपीज़ 7,000। देखो बेटा, दो बातें हैं, दो बातों में फ़र्क है। अगर वो ये कहता है कि मैं आपको आज 7,000 रुपये दे रहा हूँ, बाद में 3,000 रुपये दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, ये तो रूटीन में होता ही है बिजनेस में। पर अगर वो ये कह रहा है कि मैं आई विल ओनली पे यू 7,000 रुपीज़, मैं आपको 3,000 रुपये नहीं दे सकता, तो बेटा ये खतरे की घंटी है, आपका पैसा डूब रहा है। ही इज़ नॉट गोइंग टू पे यू रुपीज़ 3,000 रुपीज़, राइट? तो बेटा अकाउंट्स तो अकाउंट्स है, अकाउंट्स हर चीज़ को एक टर्म देता है। जो पैसा ये आपका डूब रहा है, राइट, इसे वो नाम देगा बेटा बैड डेब्ट का। किस चीज़ का नाम देगा बेटा?
बैड डेब्ट का, राइट। एंड द पर्सन जो इनिशियली आपका डेटर था, जो आपका कस्टमर था, जब तक उसने पैसे आपके देने थे तब तक वो डेटर था, एंड नाउ ही इज इन नॉट इन द पोजिशन टू पे योर मनी, इज insolvent. The person who is not in the position to pay your money is insolvent, right? Is it clear to you? And the person who is in the position to pay your money is solvent, right? And the person who is in the position to pay your money is solvent. ठीक है बेटा? तो हमने बेटा आज ही हमने इन टर्म्स के बारे में डिस्कशन किया है, ठीक है। आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 1 ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेश मोमेंटम से कुछ नए टर्म्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।